हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 6 सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए मशीन डिजाइन में यूनिट 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट 5 में हम लोग स्प्रिंग पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में आपको स्प्रिंग के डिफिनीशन, उसके एप्लीकेशन, उसके टर्मिनोलॉजी और साथ ही साथ डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे स्प्रिंग का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्प्रिंग, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूला के बेसिस पर आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ 6 mm डायमीटर। कह रहा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग बना है। तो ध्यान देंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि फिगर जरूर बनाए डिजाइन में। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग एक वायर ले लिए हैं और उस वायर का डायमीटर क्वेश्चन में दे दिया है कि वह 6 mm का है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या किए हैं, बाउंडिंग कर दिए, लपेट दिए और ऐसे लपेटे हैं कि वह एक हेलिकल शेप में आ चुका है कुछ एंगल बना के। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये हो गया। अब ये जो वायर है इसका जो डायमीटर है ये वाला, ये डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग यहां से सॉल्यूशन करते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर इसको हम लोग डी कह रहे हैं और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 mm दिया हुआ है। एंड हैज आउटसाइड डायमीटर ऑफ 75 mm और इसका आउटसाइड डायमीटर दे दिया हुआ है। ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्चुअली मीन डायमीटर के बारे में, कॉइल के मीन डायमीटर के बारे में पढ़ते थे, आउटसाइड डायमीटर के बारे में नहीं पढ़ते थे। तो इसको हम लोग कहेंगे यहां से यहां तक जो है ये आपको आउटसाइड डायमीटर है, जिसको हम लोग डी नॉट कहेंगे। ठीक है, तो यहां से डी नॉट आपको दे दिया हुआ है 75 mm। पर हमको क्या चाहिए? हमको कॉइल डायमीटर चाहिए। ये देखिए, हमको कॉइल डायमीटर चाहिए। तो कॉइल डायमीटर क्या होगा? यहां से बीच से और इधर से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका कॉइल डायमीटर होगा, जिसको हम लोग डी कहेंगे। क्लियर है? तो कॉइल डायमीटर कैसे निकलेगा? तो D इज इक्वल टू आउटसाइड डायमीटर को अगर हम वायर के डायमीटर से घटा दें। कैसे घटाते? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है इतना दूर जो है आपको दिखा रहा हूं, ये पार्ट आपका जो है ये D/2 है। तो D/2 इधर भी है और D/2 इधर भी है। ये देखिए D/2। तो वहां से आप क्या करो कि कॉइल डायमीटर इसको आप कहेंगे मीन कॉइल डायमीटर। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? तो आउटसाइड डायमीटर को अगर वायर के डायमीटर से घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? ये मीन कॉइल डायमीटर निकलेगा। ये डी क्या है? तो ये वायर के डायमीटर है, वायर डायमीटर। ठीक है, तो यहां से मेरा जो वैल्यूज है वह 75 mm और कितना है? -6 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी का यहां से आ जाएगा 6 mm। क्लियर हो रहा है? तो यहां से आपको जो मीन कॉइल का है वो निकल, दो चीज काम का यहां से निकल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 350 मेगापास्कल, मतलब अगर स्प्रिंग जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका मैक्सिमम जो परमिसिबल स्ट्रेस है कि वो कितना दूर तक स्ट्रेस को परमिट करता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे सिग्मा परमिसिबल। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो 50 मेगापास्कल और हम है 1 मेगापास्कल। ध्यान देंगे 1 मेगापास्कल बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि टाउ जो है, टाउ जिसको हम यहाँ मैक्सिमम कह सकते हैं, परमिसिबल जो किसके बराबर होगा? तो ये मैक्सिमम के बराबर होगा, टाउ मैक्स। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो, तो यहां से हमको शियर स्ट्रेस निकल चुका है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्वेश्चन में दे दिया कैपिटल जी, ये दिया हुआ है 84
किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फाइंड द एक्सियल लोड पूछ रहा है कि बताइए इस पर एक्सियल लोड कितना लगेगा, जिसको हम लोग W कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन बोला है एक्सियल लोड, जिसको हम लोग सेफ लोड करें, which the spring can carry and the deflection per unit active turn। ठीक है, इसका मतलब हमको दूसरा जो निकालना है डिफ्लेक्शन डेल्टा, एक्टिव टर्न इसको n कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ मेरा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सारा जो डेटा दिया है उसको अच्छे से आपको लिख देना और फिर खोजना है कि मेरे पास क्या क्या रिलेशन है इसको निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि विच टाइप ऑफ लोड इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, किस तरह का लोड लग रहा है, आइदर स्टैटिक्स लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आपका कंफर्म नहीं रहेगा कि विच टाइप ऑफ लोड इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, केसेस बना लेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये भी एक चीज आपको यहाँ क्लियर नहीं दिया हुआ है कि क्या कर्वेचर को काउंट करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह के अगर डिप्लोमेटिक क्वेश्चन रहेगा तो आप भी वहां क्या करेंगे कि केस मान लेंगे कि एक केस में बिना कर्वेचर को कंसीडर किए हुए स्ट्रेसेस मतलब लोड निकालेंगे, और फिर दूसरे केसेस में क्या करेंगे, कर्वेचर को मान के फिर लोड निकालेंगे। ओके, तो चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल C कहते हैं, और स्प्रिंग इंडेक्स बराबर होता है कॉइल डायमीटर, मतलब ये जो स्प्रिंग है उसका जो मीटर है कॉइल का वो पता कर लेंगे, डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द कॉइल। अच्छा ये कितना आपको दिया हुआ है, ये है आपका 69 mm, और डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, 6 mm। mm कट जाएगा, तो यहां से जो C का वैल्यू होगा वो लगभग आपको आ जाएगा, C का वैल्यू यहां से 11.5 आएगा, यूनिट नहीं होता, याद रखिए, तो C का। ठीक है, अब हम लोग क्या अब पता करेंगे इस इन हेलिकल स्प्रिंग। अब हम लोग क्या पता करेंगे कि इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है हेलिकल स्प्रिंग में। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां से क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन रहने देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास अलग अलग तरह का केसेस है। तो पहले केस में क्या मानेंगे कि ओनली डायरेक्ट लोड मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस इज कंसीडर। ठीक है, पहले केस में हम लोग मानेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस को कंसीडर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, केस 1 मान लेंगे, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या करेंगे, तो विदाउट कंसीडर ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे और नेग्लेक्ट कर देंगे स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, स्ट्रेस and neglect stress due to curvature। ठीक है, चलिए यहां से हम करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हम लोग के पास फॉर्मूला था स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा, तो Ks जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर कहते थे, Ks into 8W कैपिटल D डिवाइडेड बाय पाई D का पावर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका जो वैल्यू आ रहा है शेयर स्ट्रेस जिसको हम लोग मैक्सिमम कहते थे, तो ये हो जाता था Ks 8WD पाई D का पावर 3। ठीक है, यहां से आपको पता होगा कि Ks बराबर होता था 1 + 1/2C। करेक्ट है, अब यहां से क्या करेंगे, 1 + 1/2 और C का वैल्यू अभी निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, 11.5।
तो ये हो जाएगा 1 + 1/23। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से आपका जो वैल्यूज आ रहा है ये लगभग आ जा रहा है 1.034, ये सी का वैल्यू आ रहा है, करेक्ट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Ks का जो वैल्यू आ रहा है, Ks का जो वैल्यू आ रहा है 1.034 आ रहा है। इसको भी आप घेर देंगे, काम का चीज। अब आप क्या करो, इसका वैल्यू यहां पर पुट करो, तो tau max इज इक्वल टू कितना, तो 1.034 इंटू 8 कैपिटल W, D का वैल्यू निकला हुआ है 69, डिवाइडेड बाय पाई इंटू D क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 का होल क्यूब, करेक्ट। इसको यहां से हटा रहा हूं सारा। अब चेक करेंगे कि आपके पास जो जो डेटा दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में दे चुका है, ठीक है। तो टाउ मैक्स का वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे। टाउ मैक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 350 इज इक्वल टू 1.034 इंटू 8 इंटू कैपिटल W इंटू 69 डिवाइडेड बाय पाई, डी का वैल्यू 63, ठीक है। देख लीजिए यहां। अब आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो W का कुछ वैल्यूज यहां से आ जाएगा और इसका जो वैल्यूज होगा वो लगभग 412.36 न्यूटन के आसपास आता है। आप कैलकुलेशन एक बार खुद से भी चेक कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ W निकल गया कब, कंसिडरिंग ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर। तो यहाँ आंसर आप कर देंगे, क्लियर हो गया केस 1 में। अब दूसरा हमको क्या करना है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्न, तो हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बता दो, रखना आपको पड़ेगा कि शेयर स्ट्रेस स्प्रिंग के केस में क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अदरवाइज याद रखेंगे आपको पेज नंबर 161 में चले जाएंगे आप, डिजाइन डेटा हैंड में, कौन सा, कैटसन पब्लिकेशन में, क्योंकि हम लोग सब उसी को रेफरेंसेस लेके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आपको ये मिल जाएगा, ओके। तो यहां से डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वह आपका 8WD का पावर 3 इंटू n डिवाइडेड बाय Z D का पावर 4। आपके डिजाइन डेटा हैंडबुक में यहाँ 4 मिसिंग है, आप उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हमको निकालना क्या है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट, ये देखो n जो है एक्टिव टर्न है, तो इसको डिवाइड कर दो इसमें n। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्न इक्वल टू बचा क्या, तो 8WD का पावर 3 डिवाइडेड बाय GD का पावर 4। यहां से हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ जाएगा, देखिए तो ये हमको निकालना है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्न इज इक्वल टू 8, W का भी निकला हुआ है 12.36। अच्छा, D का वैल्यू आपको आया था 69 होल क्यूब और डिवाइडेड बाय G का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था 84 के आसपास था, आप चेक कर लेंगे, शायद 84 था। और D का वैल्यू 6 का पावर 4 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आता है वो लगभग आपको 9.95 के आसपास आ जाता है, ठीक है, mm पर एक्टिव टर्न, ठीक है। तो वैल्यूज आ गया है वो आपको आ गया है 9.95 mm, ये आपका आंसर हो गया। तो केस 1 में आप देख रहे होंगे कि हम लोग को जो वैल्यू निकालना था W और डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्न वो निकाल चुके। हम में चलेंगे केस 2, ठीक है। केस 1 था, केस 2, ओके। अब हम लोग केस 2 में चले। व्हेन स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर इज कंसिडर। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्वेचर के कारण, मतलब जब हम लोग स्प्रिंग को बना रहे थे तो उसके नेचुरल स्टेट से उसको चेंज किए थे, तो उसके कारण उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो गया, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर। तो वहां पर याद होगा कि टाउ मैक्स का जो वैल्यू आया था वाल फैक्टर के साथ वो था कैपिटल के, ठीक है। सेम रिलेशन रहेगा, केएस की जगह आ जाएगा कैपिटल के
8WD डिवाइडेड बाई पाई डी का पावर 3। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेंगे। 8WD डिवाइडेड बाई पाई डी का पावर 3। ठीक है, अच्छा K का वैल्यू जिसको हम लोग वाल फैक्टर कहते थे, वाल्स स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये कितना था? तो 4C माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4C माइनस 4। ठीक है, और क्या था इसके साथ? प्लस 0.0615 और डिवाइडेड बाई C। पर चेक कर लेंगे, शायद यही वैल्यू था। अब यहां से देखोगे, यहां से आपको वैल्यूज कुछ कुछ निकल रहा है, तो सारा वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे। तो K बराबर, जिसको वाल फैक्टर हम लोग कह रहे हैं, तो K बराबर 4 इंटू C का वैल्यू आया था आपको 11.5 के आसपास, 11.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 11.5 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई 11.5। और इसको कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से कुछ वैल्यूज आपका जो आ जाएगा वो 1.125 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाल फैक्टर। अब इसका वैल्यू कहां पुट करना है? तो इस रिलेशन में पुट करना है। ठीक है, तो टाउ मैक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था? 350 था, तो लिख दो 350 इज इक्वल टू K का वैल्यू अभी ताजा निकाले हो 1.125 इंटू 8, W के जगह W, D के जगह आप 69 लिए थे और डिवाइडेड बाय पाई, और ये 6 का होल क्यूब था। ठीक है, ऑन सॉल्विंग, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो W का वैल्यू जो है वह 382 382.45 के आसपास आ रहा है, 45 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन चेक करके। तो यहां से ये मेरा दूसरा आंसर निकल गया, केस 2 में व्हेन द कर्वेचर इज कंसीडर। क्लियर हो गया? अब हमको क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव पॉइंट। सेम फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 8W D का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय G D का पावर 4। चेक कर ले। जब यहां से आप वैल्यू सारा पुट कर देंगे तो यहां से W का वैल्यू आपको देखो अभी निकला है 382.45 और सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं तो लग के आ जा रहा है 9.235 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 9.2336 के लगभग आ जाएगा। तो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्या क्या केसेस कह रहा था। तो पहले केसेस में हम लोग कर्वेचर को कंसीडर नहीं किए थे, वहां से हम लोग क्या किए? W निकाले थे, ये पहला आंसर हो गया। फिर डिफ्लेक्शन पर यूनिट कॉइल आया था, ये दूसरा आंसर आपका आ गया है। और क्या किए थे? व्हेन स्ट्रेस ड्यू टू द कर्वेचर इज कंसीडर, तो जब वहां पर कंसीडर किए थे तो ये सारा आपका पेज नंबर 161 में आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट किए तो K का वैल्यू आया 1.25 और फिर ये सारे रिलेशन को यहाँ पुट किए और कैलकुलेटर से सॉल्व किए तो W का वैल्यू इतना है। फिर हम लोग क्या किए? डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्न निकाले जहां से वैल्यू 9.236 के आसपास आ गई। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इस न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब बुक का जितना सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा वो जरूर आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।